हेलो बच्चों, डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रयोजनवाद के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो के अंतर्गत हम अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है भारतीय विचारक। भारतीय विचारकों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। भारत में जितने भी विचारक हुए हैं, चाहे वो दार्शनिक हो, शैक्षिक हो, समाजशास्त्री हो, जो भी हो, जितने भी विचारक हैं, उन सब के विचारों पे आपको वेदों, पुराणों, उपनिषदों, इन सब का प्रभाव देखने को मिलता है। उन्हीं विचारकों में एक नाम आता है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को आप लोग जानते होंगे, पहले भी हम लोग पिछली कक्षाओं में इनके बारे में पढ़ चुके हैं और इनके बारे में विशेष जो पॉइंट है, यानी कि जो आपको मुख्य बिंदु है, उन सभी मुख्य बिंदुओं के बारे में यहाँ पे हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आइए बताते हैं इनके जन्म के बारे में। सब लोगों को पता है कि 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में इनके जन्मदिन को हम लोग मनाते हैं। तो कब पैदा हुए थे? 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। इनके बचपन का क्या नाम था? नरेंद्र नाथ। इनके बचपन का नाम जो था वह नरेंद्र नाथ था। इनके पिता के नाम के बारे में भी जान जाइए। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। इनकी माता जो थी उनका नाम था भुवनेश्वरी देवी। सबसे बड़ी बात कि इनके गुरु ही सबसे विशेष थे, बहुत ही मुख्य थे। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, और इसी रामकृष्ण परमहंस के नाम पे उन्होंने जिस संस्था की स्थापना की उसका नाम रखा रामकृष्ण मिशन। तो इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस के नाम पे ही इन्होंने भारत में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस स्थापना का उद्देश्य क्या था, ये भी जान जाइए। जो लोग लाचार हैं, गरीब हैं, उन सभी लोगों की मदद करना, चाहे आर्थिक हो या फिर सामाजिक, हर तरीके से इनकी मदद करना था। विश्व धर्म सम्मेलन, यह शिकागो में हुआ था। विश्व धर्म सम्मेलन, इस सम्मेलन के द्वारा ही यह विश्वविख्यात हो गए। यह सम्मेलन कब हुआ था? 1893 में। इस सम्मेलन में उन्होंने वेदांत के ऊपर पूरा भाषण दिया था, यानी कि वेदांत को ही इन्होंने उसमें बताया था। और सबसे बड़ी बात कि जब इन्होंने इस सम्मेलन में यह बोलने के लिए, अपना वक्तव्य कहने के लिए जब खड़े होते हैं, तो उस समय इनको उनकी अपेक्षा की जाती है। लेकिन जैसे ये बोलना शुरू करते हैं तो इनके शब्दों के जादू में सभी जितने लोग वहाँ उपस्थित रहते हैं हाल में, सभी लोग इनके ऊपर मग्न मुद हो जाते हैं। यहाँ बता दें आपको कि शिकागो के अंतर्गत इन्होंने बहुत लंबे समय तक रहा, प्रचार प्रसार किया। अब आइए इनके मृत्यु के बारे में, यहाँ लिखे नहीं है। मृत्यु के बारे में हम आपको बता दें कि 1902 में इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1902 में। बहुत कम समय तक जीवित रहे, अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई। अब इनके शैक्षिक विचारों को जान लीजिए। शैक्षिक विचारों को सबसे पहले हम जानते हैं, शिक्षा में इनका बहुत ज़्यादा योगदान था। शिक्षा के प्रति यह बहुत सक्रिय रहते थे। एक तो समाज सुधारक थे और साथ ही में शिक्षा के ऊपर इनका बहुत विशेष ध्यान भी था। तो शैक्षिक सिद्धांतों के बारे में जान लीजिए। सबसे पहला हमने यहाँ बताया है कि विद्यार्थी को व्यवहारिक शिक्षा देनी चाहिए। व्यवहारिक शिक्षा वह शिक्षा जो समाज के लिए उपयोगी हो, जिससे बालक कुछ न कुछ सीख सके। तो इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करना ही जरूरी है। यह शैक्षिक सिद्धांतों के अंतर्गत हमने बताया है। दूसरा क्या है? शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें बालक का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। शिक्षा ऐसी प्रदान करिए जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक और साथ में क्या कहता है,
आध्यात्मिक, कहते हैं कि आध्यात्मिक विकास का भी होना बहुत आवश्यक है। इसी के सिद्धांत के अंतर्गत ही कहते हैं कि शिक्षा इस तरह से प्रदान करिए कि बालक को अनुशासन या उसको दंड देने की आवश्यकता न पड़े, बल्कि बालक आत्मानुशासन से ही अपने ऊपर कंट्रोल बना सके। ब्रह्मचर्य का पालन के बारे में भी कहते हैं कि शिक्षा इस तरह से प्रदान की जानी चाहिए, शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि बालक के अंदर ब्रह्मचर्य को पालन करने की अपने से ही गुण विकसित हो जाए। अगला पॉइंट है पांचवा आपका तकनीकी शिक्षा यानी व्यावसायिक शिक्षा। वह आध्यात्म शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन लौकिक शिक्षा की भी वो बात करते हैं। उस समय में यानी कि ये 19वीं सदी की बात बताते हैं, तो 19वीं सदी में भी इन्होंने तकनीकी के ऊपर, जिसको हम व्यावसायिक शिक्षा के नाम से उस समय जानते थे, व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर विशेष जोर देते थे। कहते थे कि शिक्षा ऐसी प्रदान कीजिए कि बालक उससे कुछ न कुछ सीखे ताकि वह अपने जीवन में उसका उपयोग कर सके। नैतिक शिक्षा की भी बात करते रहे कि शिक्षा ऐसी प्रदान की जानी चाहिए जिसमें गुरु से बालक जो कुछ भी सीखता है उसको उससे समाज में उपयोगी बना सके, यानी कि परोपकार, सहयोग, प्रेम, कर्मनिष्ठ, इन सब चीज़ों को नैतिक शिक्षा के अंतर्गत रख दिया गया था कि शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए। सातवां आपका है उपयुक्त वातावरण का सृजन। वातावरण के बारे में भी बताते हैं, कहते हैं कि बालक के लिए ऐसा वातावरण का सृजन करना चाहिए, शिक्षक ऐसे वातावरण को बना दे कि बालक स्वतः ही सीखे, यानी करके सीखे, स्वतः ही अपने आप सीखे। अगला है सहशिक्षा। सहशिक्षा की भी बात करते थे। लड़के लड़कियों को अलग अलग शिक्षा देने की बात नहीं करते थे, बल्कि यह कहते थे कि लड़के और लड़कियों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। नौवां और अंतिम है कि शिक्षा इस प्रकार से प्रदान की जानी चाहिए कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, यानी कि उसका सब कुछ हमने यहाँ बताया है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, और इसके साथ साथ कह दिया जाए कि उसके अंदर व्यावसायिक शिक्षा का भी विकास है। हम अपने आप को अपने समाज में, जिस समाज में वो रहता है उसके अनुकूल भी ढाल ले, तो यह है सर्वांगीण विकास के लिए। तो आपने देखा कि स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक सिद्धांत कौन कौन से थे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि हमने 4th सेमेस्टर के वीडियो में स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ा है, तो अगर कुछ एक्स्ट्रा आपको लेना होगा तो उस वीडियो से आप कलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मुख्य बातें थी उसको हमने बता दिया है। शैक्षिक सिद्धांत आपका हो गया, इनके जन्म हो गया, इनकी मृत्यु के बारे में बता दिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी इसके बारे में बता दिया गया। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इनके शैक्षिक उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।